जयप्रकाश वर्मा, एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। आज का जो टॉपिक है वो है खासकर BCC 134 में प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो है ब्लॉक 4 में यूनिट 11 का जो टॉपिक है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, इसकी आज हम लोग बात करेंगे। तो जो ये विनिमय दर या एक्सचेंज रेट का निर्धारण है वो कैसे किया जाता है, क्या उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं, क्या उसकी विधियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम जो है विनिमय दर निर्धारण में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर विनिमय है क्या, विनिमय दर है क्या। विनिमय जैसे कि अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें कि दो व्यक्तियों के बीच अगर हम एक्सचेंज करते, विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर रेट पे होता है अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें। इसी तरह से जब दो देशों की करेंसी के बीच कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो उन दोनों दो देशों की करेंसी की क्या वैल्यू है वो जो है विनिमय दर निर्धारण में जो है काम आती है या सहयोग करती है। तो विनिमय दर निर्धारण एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे किया जाता है, उसमें जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करें, जैसे अगर हम बात करें डॉलर और रुपीस की, तो डॉलर और रुपीस की विनिमय दर क्या हो सकती है। अब इसमें अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा है। डॉलर की डिमांड नो डाउट जो है पूरे विश्व की मुद्राओं में सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको हार्ड करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और रुपीस की मांग एक पर्टिकुलर रीजन में है। तो अगर आप देखें डॉलर और विनिमय, डॉलर और रुपये के बीच विनिमय की दर कैसे निर्धारित होती है, तो बेसिकली ये मांग और पूर्ति के सिद्धांतों पर भी आधारित होती है। अर्थात किसी भी करेंसी और अन्य देश की करेंसी के बीच जो विनिमय दर है वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात रुपीस की मांग, रुपीस की पूर्ति, ठीक है, डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति। अगर जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वही बिंदु जो है विनिमय दर निर्धारण का बिंदु होता है, और उसी को हम लोग संतुलन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो मांग और पूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो किसी भी देश के विनिमय विदेशी विनिमय निर्धारण में या एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब बात आती है कि ये जो विनिमय दर है इसका बहुत ही ब्रॉडर एरिया है, विनिमय दर का बहुत ही ब्रॉडर एरिया है। हम आए दिन जो है पेपर्स में पढ़ते हैं, अगर आप दैनिक कोई भी पेपर उठा के देखें तो एक $1 इज इक्वल टू इतना रुपीस, हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको नजर आता है। तो बेसिकली ये जो आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू आता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब भी जो हम लोग बात कर रहे थे डिमांड और सप्लाई की बात। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये एक सामान्य सी बात है। अब अगर हम बात करें विनिमय दर निर्धारण में, तो विनिमय दर निर्धारण जो है में कई तरह के रेट कार्य करते हैं, कई तरह की दरें काम करती हैं, और वन बाय वन हम उन्हीं दरों पे चर्चा करते हुए और उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी चीजें ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उस पर विचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विनिमय दर निर्धारण में जो सबसे पहली बात है, जो पहले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या स्थिर विनिमय दर। विनिमय दर निर्धारण की एक टाइप है स्थिर विनिमय दर, अर्थात फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसको हम जो कहते हैं पेग्ड, या जो है फिक्स कर देते हैं, पेग्ड एक्सचेंज रेट। और जब हम विदेशी विनिमय दर को एक
निश्चित रेट पर निर्धारित कर देते हैं, ना तो उसमें फ्लक्चुएशन की कोई चांसेस नहीं रहते, तो हम उसको जो है स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और जब स्थिर विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो खासकर जो है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा होता है। पहली चीज तो स्थिर विनिमय दर में कहीं भी किसी भी तरह के फ्लक्चुएशन की संभावना नहीं रहती है। किसी भी देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो स्थिर विनिमय दर का निर्धारण करता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो अगर हमने कहा कि $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज सपोज, तो $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज अगर इसको मॉनेटरी अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दिया तो यही विनिमय दर बनी रहेगी। अब ये इसको स्थिर रखना ये उस सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल बैंक का कार्य है जो इसको निर्धारित करता है। अर्थात मार्केट में या बाजार में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हो, डॉलर की मांग बढ़े या रुपीस की सप्लाई बढ़े, लेकिन जो है कहीं भी इस विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्थिर विनिमय दर है ये बाजार की दशाओं के द्वारा नहीं बल्कि हमारे सेंट्रल जो मॉनेटरी एजेंसी है या जो मौद्रिक एजेंसी है उसके द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि हम भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी एजेंसी के रूप में देख सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात की पूरी कोशिश करता है कि अगर कहीं भी कोई फ्लक्चुएशन दिखता है तो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में एडजस्टमेंट करके स्थिर विनिमय दर को बनाए रखा जाना चाहिए। अब ये स्थिर विनिमय दर का जो निर्धारण है, जैसे हमने कहा कि विनिमय की जो मुद्रा की मांग और पूर्ति है उसके द्वारा किया जाता है, अर्थात जो डिमांड और सप्लाई है उसके द्वारा किया जाता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वो जो होता है बिंदु एक्सचेंज रेट का बिंदु होता है। अब अगर किसी भी देश में मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और पूर्ति वही रहती है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ डिमांड में ही परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। अब इसी तरह से अगर डिमांड में कमी आई तो एक्सचेंज रेट घट जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, लेकिन स्थिर विनिमय दर में जैसा कि अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, इन फ्लक्चुएशंस को मैनेज करना होता है और रिजर्व बैंक समय समय पर अपनी नीतियों के द्वारा इन फ्लक्चुएशंस को मैनेज करता है। अर्थात विनिमय दर में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव संभव नहीं होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। ये बात हुई। अब बात आती है कि भाई जो स्थिर विनिमय दर है हमने फिक्स कर दिया कि $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज, और यही चलता है, इसमें जो भी फ्लक्चुएशंस हो वो आरबीआई के रूप में या मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में वो संस्था मैनेज कर लेती है। लेकिन अब इसके फेवर में क्यों ये क्या विधि अच्छी है जो विदेशी विनिमय दर निर्धारण है, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है, उसमें ये विधि क्या कितने तर्कसंगत है? तो इसकी कुछ फेवर में भी तर्क दिए जाते हैं कि नहीं, विदेशी विनिमय निर्धारण में खासकर जो है हमारा जो स्थिर विनिमय दर है वो बहुत ही अच्छी है, और उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं वन बाय वन हम लोग उसकी बात करेंगे, और इसके बाद ये भी बात करेंगे कि उसके अगेंस्ट क्या तर्क दिए जाते हैं, क्यों ये विधि किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो दोनों पक्षों पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसके फेवर में जो तर्क दिए जाते हैं कि स्थिर विनिमय दर निर्धारण से क्या होगा, तो सबसे पहली जो बात है ये कहा जाता है कि स्थिर विनिमय दर या फिक्स एक्सचेंज रेट जो है, जिसको हम पेग्ड एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं, इससे ये जो है कॉमन करेंसी पे बेस्ड, अर्थात एक देश के अंतर्गत
जो मुद्रा होती है वो एक होती है। जैसे भारत में रुपया ही जो है पूरे भारत के हर पार्ट में प्रयोग में लाया जाता है। तो बेस्ड ऑन कॉमन करेंसी होती है, और कॉमन करेंसी का जब हम किसी दूसरे देश के साथ एक मूल्य फिक्स कर देते हैं तो वो इजी गोइंग हो जाता है, फ्लक्चुएशन की संभावना रह रहती है, और बिजनेस और ट्रेड में जो है हानि होने की गुंजाइश कम होती है। तो ये जो है एक तर्क दिया जाता है कि कॉमन करेंसी पे बेस्ड सिस्टम है, इसलिए ये फायदेमंद है। एक दूसरी बात जो कही जाती है इसके बाद में, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल फ्लो है उसको ये जो है प्रोत्साहित करता है। जो स्थिर विनिमय दर है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो को इनकरेज करती है। अर्थात ये इस बात पे फोकस करती है कि अगर स्थिरता होगी, किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो कैपिटल का इनफ्लो भी होगा, कैपिटल का आउटफ्लो भी होगा, और उसमें एक निश्चितता बनी रहेगी। तो एक तरह से ये कैपिटल फ्लो को इनकरेज करती है। नो फियर ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, अर्थात जो मुद्रा की जो है उतार चढ़ाव होते हैं, मुद्रा के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, उस तरह का डर नहीं होता है। अर्थात अगर जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया, अगर हम जैसे कि बात कर रहे थे डॉलर और रुपीस के बारे में, $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज, तो यही एक्सचेंज रेट बना रहेगा। तो इस तरह से कोई भी करेंसी फ्लक्चुएशंस की बात नहीं होगी। ये डर नहीं होगा कि भविष्य में मान लीजिए अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाए तो डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाए, या डॉलर की डिमांड घट जाए तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। इस तरह का जो डर है वो मार्केट से खत्म हो जाता है। तो एक तरह से नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन स्पेकुलेशन, अर्थात जो सट्टा बाजार में लोग निवेश करते हैं, प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें भी कोई डर नहीं होता है। अर्थात कोई एडवर्स इम्पैक्ट जो है उनके स्पेकुलेशन में नहीं होता। वो जो भविष्यवाणी करते हैं निवेश के संबंध में, वो वही होती है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस अवॉइड है। तो एक डिसिप्लिनरी होती है, अनुशासनात्मक होती है, अर्थात जो फिक्स विनिमय दर है उस पे कहीं किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन ना होने से ये कहा जाता है जो भी हम निवेश करना चाहें, जो भी हम किसी तरह के डिसीजंस लेना चाहें, वो बहुत ही सुसंगत ढंग से किए जा सकते हैं। अर्थात कहीं उसमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये जो है बातें कही जाती हैं। और खासकर एक जो महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो छोटे देश, छोटे देशों की जो आर्थिक स्थितियां होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं। और छोटे देशों का मतलब साइज से छोटा नहीं, छोटे देशों का मतलब है जो इकोनॉमिकली जो है छोटे हैं, वीकर हैं, उनके लिए ये जो दर है फिक्स एक्सचेंज रेट की वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर जो है कंट्री है, तो अगर वो बहुत फ्लक्चुएशन में मार्केट के हिसाब से कार्य करता है तो उसके लिए वो नीति घातक हो सकती है। इसलिए जो खासकर स्मॉल कंट्रीज हैं उनके लिए जो स्थिर विनिमय दर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो है चीज हम कह सकते हैं। एक जो बात है महत्वपूर्ण कि भारत का जो मार्केट है वो दो भागों में विभाजित है, जैसा कि इसके पहले लेक्चर्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में दो भागों में उसको बांटा गया है। तो जो मनी मार्केट है उसकी जो एपेक्स बॉडी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो आपका कैपिटल मार्केट है जिसको पूंजी बाजार कहते हैं उसमें जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम साथ में सेबी के नाम से जानते हैं। तो चाहे हम मुद्रा बाजार की बात करें, चाहे हम पूंजी बाजार की बात करें, दोनों बाजारों में
फिक्स एक्सचेंज दर अपनाने से ग्रोथ और प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिर विनिमय दर की जो नीति है, ये है प्रमोट करती है इसको, मनी मार्केट को भी प्रमोट करती है और कैपिटल मार्केट अर्थात मुद्रा बाजार को भी प्रमोट करती है और पूंजी बाजार को भी प्रमोट करती है। तो इसके इस तरह से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर कोई भी देश फिक्स एक्सचेंज रेट को अपनाता है या जो स्थिर विनिमय दर को अपनाता है, तो उस विनिमय दर को अपनाने से ये उसको फायदे मिल सकते हैं और वो जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास है, उसके रास्ते को आसानी से तय कर सकता है। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और यही है इसके फेवर में जो तर्क दिए जाते हैं। तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में खासकर जो फिक्स एक्सचेंज रेट है या जो स्थिर विनिमय दर है उसकी चर्चा होती है। अगला जो इसके ऐसा नहीं है सारे इसके फायदे ही हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। और वो कमियां क्या है, क्योंकि हर प्रणाली की हर सिस्टम की कुछ फायदे हैं तो कुछ कमियां भी हैं, नुकसान भी हैं। वो कमियां क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है खासकर स्थिर विनिमय दर प्रणाली की, वो है जो सेक्रीफाइस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अर्थात जो हम बड़े बड़े उद्देश्य रखते हैं उनको हम जो है बलिदान कर देते हैं, उनका जो है त्याग करना पड़ता है। क्योंकि भविष्य में अगर आपको कैपिटल इन्फ्लो चाहिए, कोई भी कैपिटल इन्फ्लो क्यों आता है, लाभ की प्रत्याशा से आता है। लाभ की प्रत्याशा में अगर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, कहा जाता है जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ पे, जहाँ जोखिम नहीं है वहाँ पे लाभ नहीं होता है, एक कांस्टेंट प्रॉफिट ही पाया जाता है, लाभ होता है। लेकिन जो अच्छा लाभ है उसके लिए रिस्क उठाना पड़ता है। इसी तरह से स्थिर विनिमय दर प्रणाली एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव्स का। तो कैपिटल का जो इनफ्लो है वो भी प्रभावित होता है, कैपिटल का जो आउटफ्लो है, बाह्य प्रवाह है या अंतर प्रवाह है, दोनों पे भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फिक्स इस विनिमय दर प्रणाली के माध्यम से त्यागने पड़ते हैं। तो ये एक बात हो गई जो उसका एक ड्रॉबैक है। दूसरी बात है कि अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अगर विनिमय दर को फ्लक्चुएट रख करें, थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल अपनाएं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है और हम लाभ भी कमा सकते हैं। और अगर हमने फिक्स विनिमय दर को अपना लिया तो बहुत सारे आर्थिक फ्लक्चुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें है अनएक्सपेक्टेड जो है खासकर या अप्रत्याशित डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो उस अप्रत्याशित डिस्टर्बेंसेस भी एक महत्वपूर्ण है, इसके ड्रॉबैक्स हैं कि इस प्रणाली में पाए जाते हैं। तीसरी जो बात है वो है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात अगर हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाते हैं तो हो सकता है कोई गुड्स है, कोई वस्तु है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, अर्थात उसमें कैपिटल की मात्रा ज़्यादा यूज होती है, कोई गुड्स है उसमें लेबर की मात्रा ज़्यादा यूज होती है। तो जो फिक्स विनिमय दर प्रणाली है उसमें जो है ये संभावना खत्म हो जाती है। हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव गुड हो लेकिन आपके पास कैपिटल के रिसोर्सेज उतने नहीं है। तो क्योंकि आपने विनिमय दर प्रणाली फिक्स अपनाई है तो इन्फ्लो भी कैपिटल का प्रभावित हो रहा है। तो कभी कभी जो है कैपिटल इंटेंसिव रिसोर्सेज में लेबर का भी यूज हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन अगर हम लोग फ्लेक्सिबल में हैं तो इन्फ्लो इंकरेज होगा और कैपिटल रिच जो है प्रोडक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या जो है संसाधनों का जो एक गलत ढंग से बंटवारा होता है वो भी एक संभावना इस प्रणाली में पाई जाती है। इसी क्रम में अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उस पे ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये
फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये काफी कुछ इसके नुकसान भी हैं, काफी कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, और ये कहीं ना कहीं एक हैवी बर्डन डालता है। जैसे हमने कहा, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है, क्रंच आती है, फॉरेन इन्फ्लो नहीं हो पाता है कैपिटल का, और इस तरह से देश के संसाधनों पे एक बर्डन होता है। तो ये भी हो सकता है। इसी तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अगर हम बात करें जिसको हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील, अर्थात परिवर्तनशील विनिमय दर। फिक्स का मतलब स्थिर, फ्लेक्सिबल का मतलब परिवर्तनशील है, अर्थात विनिमय दर में जब परिवर्तन होते हैं तो हम उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहते हैं। चाहे हम उसको फ्लेक्सिबल कहें, चाहे उसको हम फ्लोटिंग कहें, तैरती हुई विनिमय दर, या हम उसको फ्लक्चुएटिंग कहें, या उतार चढ़ाव वाली विनिमय दर, तो ये अलग अलग नाम है। चाहे हम उसको फ्लेक्सिबल परिवर्तनशील, चाहे फ्लक्चुएटिंग, और चाहे फ्लोटिंग, तीनों नाम से इसको जानते हैं। अब ये कैसे निर्धारित होती है? जैसे हमने कहा कि विनिमय दर का निर्धारण जो होता है वो मांग और पूर्ति, करेंसी की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। जहां पर मांग और पूर्ति का बैलेंस स्थापित होता है वहीं पे विनिमय दर निर्धारित होती है। अब अगर विनिमय दर अपने निर्धारित विनिमय दर से अगर ज्यादा होती, जैसे कि हम लोग डिमांड बढ़ गई, ठीक है, सप्लाई वही रही, तो ओवर वैल्यूएशन होता है, विनिमय दर ज्यादा हो सकती है। तो जब स्थिर दर से विनिमय दर ज्यादा होती है, संतुलन दर से विनिमय दर ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी करेंसी में, और अल्टीमेटली सप्लाई की जो सरप्लस है वो करेंसी की प्राइसेस को नीचे की तरफ मूव करेगी, और पुनः जो विनिमय दर है वो रीस्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि विनिमय दर संतुलन बिंदु से कम है, नीचे है, तो ऐसी स्थिति में डिमांड ज्यादा होगी करेंसी की और सप्लाई कम होगी, और डिमांड की जो ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी किसी भी करेंसी की, तो एक्सचेंज रेट में बढ़ोतरी होगी, और अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट संतुलन बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विनिमय दर है उसका जो संतुलन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं डिमांड और सप्लाई में, या जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उसके इनफ्लो और आउटफ्लो से, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह से, लेकिन वो जो है बहुत अस्थायित्व प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। अल्टीमेटली एक जो निर्धारित संतुलित विनिमय दर है वो मार्केट में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ये मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित नहीं होती, ये बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे हमने कहा फिक्स में कहा था जो मॉनेटरी अथॉरिटी है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा नहीं बल्कि जो बाजार की शक्ति है, जिसको हम इनविजिबल हैंड्स कहते हैं, अगर हम एडम स्मिथ के शब्दों में बात करें, उसके द्वारा ये निर्धारित होती है। तो इनविजिबल हैंड्स डिमांड एंड सप्लाई जब बाजार विनिमय दर को निर्धारित करती है तो वो फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाती है, और इसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है, अर्थात जो बाजार की शक्तियां हैं मांग और पूर्ति वो इस विनिमय दर में ऑटोमेटिक संतुलन ले आती है। तो असंतुलन होता है, लेकिन असंतुलन से संतुलन की तरफ अर्थव्यवस्था मूव कर जाती है, अर्थात विनिमय दर में एक दीर्घकाल में संतुलन स्थापित हो जाता है। अब इसके पीछे तर्क दिए जाते हैं, इसके फेवर में कुछ तर्क दिए जाते हैं कि जो हमारे पास दो तरह की विनिमय दर है, एक स्थिर विनिमय दर है और एक परिवर्तनशील विनिमय दर है, दोनों में कौन सी विनिमय दर अच्छी है। तो परिवर्तनशील विनिमय दर के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि ये जो विनिमय दर है वो सिंपल ऑपरेशन है, अर्थात मतलब इसका जो ऑपरेटिव सिस्टम है, इसका जो प्रचलन है ये बहुत आसान है,
अर्थात इसमें सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है, पूरी तरह से जो है मार्केट ओरिएंटेड है, और इनफ्लो और आउटफ्लो, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह जो पूंजी का होता है उसके द्वारा ये एडजस्ट होती है। तो इसका गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और डिमांड और सप्लाई जो बाजार की शक्तियां है ये इसको ऑपरेट करती है। तो इसका ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है, सरल है, और यही कारण है कि इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा कारगर होता है, एक प्रोग्रेसिव मेजर्स है, एक फ्यूचरिस्टिक मेजर्स है, जिस पर कोई भी अर्थव्यवस्था अच्छे से विकास कर सकती है। एक स्मूथर एडजस्टमेंट की बात होती है, अर्थात इसमें जो समायोजन की प्रणाली है वो भी बहुत आसान है। अभी हमने कहा, बात कर रहे थे कि मान लीजिए एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है, एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है, ओवर वैल्यूएशन होता है या अंडर वैल्यूएशन होता है, अप डाउन्स होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है। तो एक तरह से स्मूथर एडजस्टमेंट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑटोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है उसमें जो आर्थिक नीतियां होती हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकारी हस्तक्षेप, जैसे हमने कहा कि वहाँ पे आरबीआई का मॉनिटर करना बहुत जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पे आरबीआई की मॉनिटरिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्थात जो आर्थिक नीतियां हैं वो जो है बिना किसी इंटरवेंशन के स्मूथली काम करती है अगर किसी भी देश में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लागू है। बहुत ज़्यादा सेंट्रल एजेंसी का रोल नहीं रह जाता, या मॉनेटरी जो एजेंसी है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं लग जाता। वो देखती है, ऑब्जर्व करती है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये मैकेनिज्म जो है मार्केट वो अपने हिसाब से कार्य करता है। तो इस तरह से एक तरह से ऑटोनॉमी है, कोई भी जो आर्थिक नीतियां है उसमें किसी भी तरह की, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी है चाहे मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है इसके पहले के लेक्चर्स में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट और कैपिटल अकाउंट के जो डेफिसिट होते हैं, हमने कहा करंट अकाउंट का डेफिसिट अर्थव्यवस्था का के हेल्थ का इंडिकेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस डेफिसिट की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है या उसमें समायोजन हो जाता है अगर कोई भी देश जो मॉनेटरी ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी है वो जो है फ्लेक्सिबल या परिवर्तनशील अपनाता है। तो इस तरह से बीओपी एडजस्टमेंट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इंटरनेशनल लिक्विडिटी, रिमूव प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान में भी जो जो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है या जो परिवर्तनशील विनिमय दर है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि जो कैपिटल का भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो इनफ्लो होगा वो तब होगा जब लाभ की प्रत्याशा है। जितने अगर आप बात करें निवेश की, चाहे वो एफडीआई है चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, दोनों तरह के निवेश का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। एफडीआई में थोड़ा स्थिरता होती है, उसमें जॉब क्रिएशन भी जुड़ा हुआ है, ग्रोथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन जो एफआईआईज है जिसमें कैपिटल का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है सिस्टम में, तो वो जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो क्रंच है, प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कैपिटल की, वो हम काफ़ी कुछ सॉल्व कर सकते हैं अगर हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाते हैं। और इससे इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इसकी भी डिस्कशन हो चुका है। चाहे रिजर्व बैंक, अगर भारत के संबंध में हम बात करें, जो भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, उसको सही ऑपरेशन के लिए, सही ढंग से कार्य करने के लिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बहुत ही
इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल ट्रेड को भी जो है ये बढ़ाता है, अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी ये प्रभावित करता है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया कंट्रीज करेंसी में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो डिस्करेज होता है और इंपोर्ट बढ़ता है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें घाटा होता है। इसी तरह से अगर डिवैल्यूएट हो गया, डिवैल्यूएट में जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, इंपोर्ट कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होगा। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में ये कार्य करता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां भी हैं। ऐसा नहीं है सब फायदे ही हैं। कमियां ये है कि रिसोर्सेज का इसमें भी गलत ढंग से एलोकेशन या बंटवारा होता है, अर्थात संसाधन सही रूप से उपयोग नहीं आ पाते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि डिवैल्यूएशन की पॉलिसी अगर कोई देश अपनाता है या फिर डिप्रिशिएशन होता है कंट्रीज करेंसी में। देखिए इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम लोग आगे बात करें डिवैल्यूएशन और डिप्रिशिएशन की। तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है माल एलोकेशन होता है। ये कैसे होता है कि जैसे अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और इंडिया है लेबर इंटेंसिव गुड्स, लेबर इंटेंसिव कंट्री, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम आती है कि जो रिसोर्स उतना कम्पिटेंट नहीं है, उतना जो है इफिशियंट नहीं है, उसको भी हम उसमें लगा देते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आती है जब हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाते हैं। तो इसकी ये एक ड्रॉबैक है, ऑफिशियल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, अर्थात गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है उसमें बढ़ जाता है। एक्सचेंज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है इसमें। भाई जो विनिमय दर है अगर वो परिवर्तनशील है तो इसमें निवेश में इन्फ्लो जो हो रहे कैपिटल के, इसमें एक रिस्क जो है होता है और अनिश्चितता भी होती है। लाभ की प्रत्याशा हानि की प्रत्याशा में जा सकती है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये एक किसी भी सिस्टम की फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं, लेकिन हमें देखना है फायदे कितने हैं और उस हिसाब से हम पॉलिसीज को चयन करते हैं। जो सट्टाबाजी है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो जो लोग जो है स्पेकुलेशन में पैसा लगा रहे हैं उनको वहाँ पे निश्चित लाभ की प्रत्याशा नहीं रहती है। उसी हिसाब से एक्सचेंज रेट के हिसाब से उनके लाभ की प्रत्याशा भी घट या बढ़ सकती है। तो और ये जो है मुद्रास्फीति को भी बढ़ा सकता है। अगर जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जब करेंसी की मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं और हमारी जो प्रोडक्शन है वो एक लेवल के बाद नहीं बढ़ पाता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है और प्राइस लेवल लगातार बढ़ता है तो वो इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। तो इन्फ्लेशन की स्थिति भी जो है यहाँ पे हो सकती है और ये नीति जो है इन्फ्लेशन की स्थिति को भी इनकरेज करती है। तो ये जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में जो फिक्स और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, दोनों में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इसकी ये बात हो रही है। एक और सिस्टम आता है आपके कोर्स में, वो है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। अर्थात पेग का मतलब बांध देना, किसी चीज को वहां पे फिक्स कर देना, लेकिन वो फिक्स इस तरह से है कि वो एडजस्टेबल है। ठीक है, जब हम एक्सचेंज रेट को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो हम फिक्स कर देते हैं और इसके बाद उसको फ्लोट में डाल देते हैं, तो वो एडजस्टेबल पेग सिस्टम कहलाता है। वो भी विनिमय दर निर्धारण का एक विधि है जिसको बहुत सारे देश जो है समय समय पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो का लो स्टेटा है,
वो इस तरह की नीतियों को अपनाते हैं, जिसमें जो है फिक्स आर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसमें एक्सचेंज रेट को हम एक कुछ पर्टिकुलर समय के लिए स्थिर कर देते हैं, या लेकिन उसमें एडजस्टमेंट होता है, जो ज़्यादा रिस्क के चांसेस नहीं। तो ये बात हुई फिक्स एक्सचेंज रेट। एक तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, दूसरा फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, तीसरा जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, और इसके बाद जो है एडजस्टेबल पेग सिस्टम जो है वो क्या होता है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो है, एक कॉन्सेप्ट यूज आता है स्नेक इन टनल। स्नेक इन टनल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1972 में ईईसी, यूरोपियन कॉमन मार्केट इकोनॉमिक कम्युनिटी कह सकते हैं, तो उसमें जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने जो है मेंबर्स 6 नवंबर 1972 में इन्होंने एक ऐसा सिस्टम अपनाया कि जिन्होंने दो तरह के बैंड स्थापित किए। बैंड विद इन द बैंड इसे कहते हैं, कि एक तो यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनकी जो करेंसी है उसमें जो फ्लक्चुएशन का बैंड रखा गया वो रखा गया 2.25 बैंड। इस 2.25 के रेंज में परिवर्तन हो सकते हैं। ये तो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज थे उनकी करेंसी के रिस्पेक्ट में था। एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी बैंड रखा और वो उसका जस्ट डबल रखा, अर्थात 2.25 जो इंटरनल था वो एक्सटर्नल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ 4.5% रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से बैंड विद इन द बैंड, अर्थात एक तो यूरोपियन कंट्रीज के जो देश थे यूरोपियन जो 6 मेंबर, उसमें जो है 1972 में उन्होंने अपनी करेंसी के रिस्पेक्ट में 2.25% का बैंड रखा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संबंध में भी 4.5% का बैंड रखा। तो इस तरह से उनकी करेंसी जो है अपने करेंसी के संदर्भ में कम फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के संबंध में 4.5 या 4.5% जो है फ्लक्चुएट हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया स्नेक इन द टनल, स्नेक इन द टनल, और बैंड विद इन बैंड, अर्थात बैंड के बीच में बैंड, इसको जो है कहा जाता है डबल बैंड सिस्टम कह सकते हैं। तो ये बात मोटा मोटी एक्सचेंज रेट की है। अब दूसरी जो बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, खासकर जिसका डिटर्मिनेशन जो है वो अभी हमने बताया कि डिमांड सप्लाई के द्वारा होता है। अच्छा, विदेशी मुद्रा की जब बात आती है, विदेशी विनिमय दर की जो बात आती है, तो विदेशी मुद्राओं में जैसे हम सभी जानते हैं कि डॉलर है, ठीक है, गोल्ड है, जिनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, एसडीआर है, रिजर्व ब्रांच है, इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल करेंसी। तो एक्सचेंज रेट में जो खासकर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में जो कोर्स में है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, इसको हम ट्रिपल पी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1920 में बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट गुस्ताव कैसल ने डेवलप किया था, और विनिमय दर निर्धारण में ये जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि बताया कि 1920 में गुस्ताव कैसल ने इसको प्रतिपादित किया था। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है, और ये आपके कोर्स में मेंशन भी है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो देशों की करेंसीज होती है, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसीज, जैसे हमने कहा कि भाई एक एक्सचेंज रेट डिसाइड हो सकता है डॉलर और रुपीस में, लेकिन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं। तो इसमें ये कहा गया कि हर देश की जो करेंसी उसकी एक परचेजिंग पावर होती है। तो उसमें गुस्ताव कैसल साहब ने कहा कि भाई जैसे
जो इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसीज हैं उनकी रिलेटिव प्राइसेस लेवल जो है उसको देख लिया जाए। अर्थात एक बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए कितना रुपया यूज हो रहा है भारत में, और उसी बास्केट को खरीदने के लिए कितना डॉलर यूएस में यूज हो रहा है। तो सपोज अगर भारत में हमने कहा कि भाई 60 रुपये, सपोज एक बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए यूज हो रहा है, और वही जो है बास्केट ऑफ गुड को अगर हम यूएस में लेते हैं तो वहां पे अगर हम कहते हैं $1 यूज हो रहा है, या हम यूरोपियन या ब्रिटेन में लेते हैं £1 यूज हो रहा है, जो भी आप लेना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे परचेजिंग पावर देखी गई कि एक बास्केट को कौन से देश की मुद्रा कितने में खरीद रही है। जैसे कि 60 रुपये भारत में और $1 यूएस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, $1 इज इक्वल टू 60 रुपये। मतलब दोनों देशों की परचेजिंग पावर एक पर्टिकुलर आइटम को खरीदने में मापी जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी जो थ्योरी है वो रिलेटिव परचेजिंग पावर को शो करती है, रिलेटिव प्राइस लेवल को शो करती है इन कन्वर्टेबल जो पेपर करेंसीज। अब अगर हमने कहा कि भविष्य में उसी बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए 50 रुपये देना पड़ता है, और यूएस में $1 देना पड़ता है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। इसी तरह से और भी परिवर्तन हो सकते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा चेंजेस होता है कि वो बास्केट ऑफ गुड्स जो है भारत में 70 रुपये में मिलती है, तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो जब एक्सचेंज रेट एक फिक्स है, मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, अगर एक्सचेंज रेट हो जाता है $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो इसमें कहा जाता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, अर्थात जो हमारे देश की करेंसी है रुपया उसकी वैल्यू बढ़ी है, तो हम कह सकते हैं ओवर वैल्यूएशन। अर्थात पहले $1 इज इक्वल टू 60 अगर रहा, बाद में $1 इज इक्वल टू 50 आ गया, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंजेस को कहते हैं, अर्थात विनिमय दर का ओवर वैल्यूएशन, वृद्धिमान। और इसी तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट होता है, अर्थात जब जो है विनिमय दर, हम कह सकते हैं बास्केट को खरीदने के लिए 70 रुपये भारत में देना पड़ता है और अमेरिका में $1 देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कहा अंडर वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो विनिमय दर जो है वो अंडर वैल्यूएट हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम हुई। तो रुपए की जो हमारी करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो ओवर वैल्यूएशन है, और अगर घटती है तो अंडर वैल्यूएशन। तो इस तरह के फ्लक्चुएशन जो है वो यहाँ पे मार्केट में आते हैं। इसका एक फार्मूला भी है जो है जिसपे हम जो है इसको मापते हैं कि कैसे जो है देशों के बीच जो विनिमय दर है उसको निर्धारित किया जाता है, कैसे नापा जा सकता है। तो विनिमय दर निर्धारण का एक जो गुस्ताव एसल साहब ने फार्मूला दिया, वो दिया कि डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसीज, अर्थात विदेशी मुद्रा का घरेलू मूल्य, विदेशी मुद्रा का घरेलू मूल्य मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स, अर्थात घरेलू मूल्य सूचकांक बटे फॉरेन प्राइस इंडेक्स, या डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स, इसको कहते हैं विदेशी मूल्य सूचकांक। तो अगर हम विदेशी मुद्रा के घरेलू मूल्य को घरेलू मूल्य सूचकांक से गुणा कर देते हैं और विदेशी मूल्य सूचकांक से उसमें डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें एक्सचेंज रेट मिल जाता है। ये गुस्ताव एसल साहब का एक फार्मूला है। अब ये सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हम परचेजिंग पावर पैरिटी को देखते हैं, रिलेटिव टर्म्स में भी देखते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि रिलेटिव टर्म्स में है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो समय समय पे होते रहते हैं। कभी रुपीस की वैल्यू कम होती है डॉलर के रिस्पेक्ट में, कभी रुपीस की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है डॉलर के रिस्पेक्ट में, और उस हिसाब से एक्सचेंज रेट भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसा
ट्रिपल पी थ्योरी या क्रय शक्ति समता सिद्धांत बताता है। अब क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत जो है उसकी कुछ जो है कमियां भी, जैसा कि कहा हर सिद्धांत की कुछ पॉजिटिव चीजें हैं तो कुछ नेगेटिव भी चीजें हैं। तो इसकी जो है कमियां क्या है वो जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है गुस्ताव कैसल साहब का वो है क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। ये कहा जाता है कि प्राइस लेवल के कैलकुलेशन में जो है डिफेक्ट्स होते हैं, कमियां हो सकती हैं। अर्थात किसी देश का जो जनरल प्राइस लेवल है, जैसे हम कहते हैं कि उसको कैलकुलेशन कैसे होगा, वो सही है कि नहीं, और जब तक प्राइस इंडेक्स सही नहीं होगा, प्राइस इंडेक्स प्राइस कैलकुलेशन से आएगा, तब तक जो है एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन इस सिद्धांत से काफी टफ हो जाएगा। और एक दूसरी जो बात की जाती है वो है कि डिफिकल्ट टू फाइंड बेस ईयर, अर्थात जो आधार वर्ष में भी समस्या आती है। अर्थात आधार वर्ष का चयन कैसे किया जाए, आधार वर्ष के चयन के पीछे क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको कैसे ध्यान में रखा जाए, ये सारी चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आधार वर्ष के चयन की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और किसी भी देश में जब तक आधार वर्ष का चयन सही नहीं होगा तब तक हम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में सही अनुमान नहीं लगा सकते और ना ही इसके माध्यम से विनिमय दर निर्धारण का अनुमान लगा सकते। तो ये एक चीज है महत्वपूर्ण। दूसरी जो बात है वो है पूंजी गतिशील है, जो कैपिटल है वो एक देश से दूसरे देश में बहुत ही आसानी से जाती है और उसमें जो है इस सिद्धांत पे इसके विनिमय दर पर प्रभाव डालता है। इनफ्लो अगर डॉलर का ज्यादा होता है, सप्लाई डॉलर की ज्यादा होती है, तो स्वाभाविक सी बात है डॉलर की प्राइसेस कम होंगी। आउटफ्लो अगर डॉलर का ज्यादा होगा, हमारे देश में डॉलर कम रह जाएगा तो डॉलर की प्राइसेस बढ़ेगी। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन जो है विनिमय दरों में पाए जाते हैं। तो एक पूंजी की गतिशीलता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विनिमय दर निर्धारण। नो फ्री ट्रेड की बात होती है। गवर्नमेंट अगर सिस्टम में देखें तो गुस्ताव कैसल की जो थ्योरी है ये फ्री ट्रेड की बात करती है, लेकिन आप जानते हैं, सभी जानते हैं, खासकर डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में हर देशों में कुछ ना कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं और वो ट्रेड बैरियर्स पर्टिकुलर देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं। भारत में भी ट्रेड बैरियर्स है और सरकार का हस्तक्षेप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसीज में होता है या ट्रेड पॉलिसीज में होता है। तो फ्री ट्रेड इज द बेस्ट कहा भी जाता है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड को हमेशा सेकेंडरी माना जाता है, लेकिन देश की सिचुएशन, हर देश की स्थितियां पूरी दुनिया में अलग है और इसीलिए जो है हर देश अलग ढंग से अपनी ट्रेड पॉलिसीज को निर्धारित करता है। तो ये जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसलिए गुस्ताव कैसल साहब की थ्योरी का एक क्लियर लिमिटेशन है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये स्टैटिक थ्योरी है, इसमें कहा जाता है कोई डायनेमिक चेंजेस नहीं है, मल्टी डायमेंशनल बातें नहीं करती, एक यूनिडायमेंशनल बात करती है और इस तरह से इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि आज के समय में इसकी रिलेवेंसी नहीं। तो ये बातें जो आई है निकल के विनिमय दर निर्धारण में विभिन्न पहलुओं पे फ्री फ्लोटिंग, पैक एक्सचेंज रेट और अल्टीमेटली फिर जो है पीपीपी थ्योरी या परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो ये सिद्धांत ओवरऑल विनिमय दर निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। जैसे कि अगर रुपया डिप्रिशिएट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे। और थोड़ी सी बात मैं और करना चाहूँगा, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। उसकी जो मैकेनिज्म है, एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डिसइक्विलिब्रियम आता है, अर्थात कोई फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम, हम लोग चर्चा इसकी कर चुके हैं, आता है, तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं।
जिसमें तटकर की नीति होती है, कोटा की नीति होती है, डिवैल्यूएशन अवमूल्यन की नीति होती है, एक्सचेंज कंट्रोल जिसको विनिमय नियंत्रण कहते हैं उसकी नीति होती है। तो ये जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस यूनिट से जुड़ी हुई है कि किसी भी देश की जो भुगतान शेष की समस्या है उसमें ये इंस्ट्रूमेंट को अपना के हम जो है संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तटकर किसी भी देश पे अगर लगाया जाता है, किसी भी देश के इंपोर्ट पे लगाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो सामान महंगा हो जाता है और आप यहाँ इंपोर्ट करते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है। कोटा ऐसी स्थितियों में लगाया जाता है जब तटकर कार्य नहीं करता है। अगर किसी भी देश में जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, अर्थात प्राइसेज आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए लेकिन क्वांटिटी पे प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो देश उस पर कोटा लगा देते हैं कि पर्टिकुलर सामान इस देश से आ रहा है तो इतनी ही मात्रा में आ पाएगा। तो जहाँ टैरिफ फेल हो जाता है इनइलास्टिक डिमांड के संबंध में वहाँ कोटा कार्य करता है। विनिमय नियंत्रण भी इसी तरह से एक मैकेनिज्म है। थोड़ा सा डिवैल्यूएशन के बारे में मैं आपको बता दूं, अवमूल्यन के बारे में बता दूं। दो चीजें हैं, डिफरेंसेस होते हैं, डिवैल्यूएशन अवमूल्यन और डिप्रिसिएशन ह्रास। ह्रास जो होता है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। जैसे कि हम पेपर में रोज पढ़ते हैं $1 इज इक्वल टू इतने रुपीज, ठीक है, 60, 70, 72, वो क्या है एक तरह से डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन इज डन थ्रू द मार्केट फोर्स, अर्थात बाजार की शक्तियों के द्वारा जब उतार चढ़ाव होते हैं तो वो हम ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन डिवैल्यूएशन जो होता है वो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम अगर है बैलेंस ऑफ पेमेंट में और आईएमएफ की ऑफिशियल अनुमति लेनी पड़ती है तभी कोई देश अवमूल्यन कर सकता है। अवमूल्यन एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट के द्वारा, और अवमूल्यन में एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि उस देश अवमूल्यन करने वाले देश, जैसे भारत ने अगर अवमूल्यन किया तो भारत की करेंसी की जो इंटरनल वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज करेंसीज। किसी भी देश में अवमूल्यन की नीति जब लागू की जाती है तो उस देश में अवमूल्यन करने वाले देश की जो मुद्रा है उसके बाह्य मूल्य में कमी आती है, अर्थात उस देश के मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य होगा वो सेम होता है, बाह्य मूल्य में ही कमी आती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है, ये कहीं मार्केट फोर्सेस से बंधा नहीं होता है, एक पॉलिसी है। उस पर्टिकुलर पॉलिसी को अपनाकर हम ऑफिशियल डिक्लेरेशन के तहत आईएमएफ की अनुमति लेते हुए डिवैल्यूएशन करते हैं, और जब कोई ऐसी डिसइक्विलिब्रियम हमारे बीओपी में आ जा रहा है जिसकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के तहत उसका निदान नहीं हो पा रहा है, तो ये बात है। अब डिवैल्यूएशन को एक तरह से आप देखिए तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, और किसी भी देश में जो डिवैल्यूएशन है वो हमेशा फायदेमंद नहीं होता, हमेशा नहीं होता कि कोई भी देश डिवैल्यूएशन करा के फायदेमंद होगा। हमेशा फायदेमंद कब होगा, जब उस देश में जो प्रोडक्ट है उसकी जो आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इलास्टिसिटी, जो चीज हम निर्यात कर रहे हैं, जो चीज हम आयात कर रहे हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जब हम उसको कहते हैं इलास्टिक हो, या हम न्यूमेरिकली कह सकते हैं जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो इलास्टिक डिमांड के संबंध में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिक है, अगर उसके बाद कोई भी देश अवमूल्यन की नीति अपनाता है तभी उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट होगा। अगर किसी भी देश ने ऐसी स्थिति में अवमूल्यन की नीति अपना दी कि जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है, इकाई के बराबर है, या इलास्टिक हम यूनिट इलास्टिक कह सकते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई सुधार नहीं होगा। और अगर इन इलास्टिक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, लेस देन 1 है, तो ऐसी स्थिति में डिवैल्यूएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट को और खराब कर देगा, वर्स सिचुएशन में पहुंचा देगा। इसलिए खासकर विकासशील देशों में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इस चीज पे ज्यादा बहुत फोकस किया जाता है कि कैसे, भारत की बात भी अगर हम करें तो किस चीज की हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आइटम्स हैं
उनकी इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, क्या यूनिट इलास्टिक है? अगर इलास्टिक डिमांड है अर्थात इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तभी हम कह सकते हैं कि डेवैल्यूएशन जो है वो उस देश की स्थिति में सुधार करेगा। और अगर इनइलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है तो कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं। तो ये जो आपका ये खासकर ब्लॉक 4 था और इसमें 11वीं यूनिट थी। इसमें एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन से चीजें थी और इसमें ओवरऑल किसी भी देश की जो आर्थिक परिदृश्य है उसको समझने के लिए, आर्थिक नीतियों को सही समझने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी या जो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक अगर हम बात करें जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी प्रणाली को समझने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, एग्रीगेशन के लिए किसी भी देश की जो एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और कैसे उसका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ब्रॉडर है, लेकिन आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसी पे ये डिस्कशन किया जा रहा है, तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जैसे हमने कहा कि बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, स्नेक इन द टनल, बाद में एक है स्नेक इन द लेक, थोड़ा सा और बैंड बढ़ जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन का एरिया और अच्छा हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि एक्सचेंज रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो स्नेक इन द लेक भी का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि कोई भी नीति सही है कि गलत है, ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते। हर नीति की एक पॉजिटिव चीज होती है, एक निगेटिव चीज होती है, लेकिन हर नीतियों को अपनाने के पहले देश को अपनी आर्थिक सिचुएशन को ध्यान में रखना होगा। हमें फिक्स एक्सचेंज रेट किस लेवल तक अपनाना है, हमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की नीति अपनानी है, या हमें एडजस्टेबल पेग जो एक्सचेंज रेट है उसकी नीति अपनानी है, अर्थात उसको हमने फिक्स भी किया लेकिन थोड़ा सा एडजस्टेबल, फिक्स और फ्लोटिंग दोनों मोड को रखा। तो इस तरह की जो भी नीति है कैसे हम अपना सकते हैं, वो सबका डिटेल, सबका जो सार है वो हमें विनिमय दर निर्धारण में दिखाई पड़ता है। इससे हमें अर्थव्यवस्था को समझने में आसानी होती है। और किसी भी देश में अगर इसमें एप्रिसिएशन होता है या डिप्रिसिएशन होता है, ओवर वैल्यूएशन होता है, अंडर वैल्यूएशन होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा एक्सचेंज रेट संतुलन से बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रहा है, अर्थात हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ऐसा है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो बहुत डाउन भी नहीं होना चाहिए, बहुत अप भी नहीं होना चाहिए। एक जो संतुलन का रास्ता है, मध्य का जो रास्ता है, उस पर हमें चलना होगा, विचार करना होगा और उसी क्रम में हम अपनी नीतियों को लागू करें। अगर हमारा एप्रिसिएशन हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इंपोर्ट हमारे बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट बढ़ेगा। तो जो नीतियां होती हैं हमारे, वो जो खासकर बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, उसमें हमें अपने डेफिसिट को मिनिमाइज करना है, कम करना है, इस हिसाब से की जाती है। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हम लोग बात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहे गोल्ड की बात करें, इंटरनेशनल करेंसीज की बात करें, डॉलर की बात करें, देखिए अगर हम डॉलर की बात, डॉलर एक बहुत ही रिनाउंड इंटरनेशनल करेंसी है, हम सभी जानते हैं, और दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए तो ज़्यादातर देशों में आपको डॉलर में ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके विकल्प के रूप में जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम आप सभी जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स की शुरुआत की, रिजर्व ट्रांच की शुरुआत की, जिससे कि जो व्यापार हो बहुत ही अच्छे ढंग से, आसानी से हो सके और कहीं भी कोई दिक्कत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ना आए। तो इसमें बहुत सारे बातें हैं, आप लोग इसको देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये।
आगे की क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।